हाय गाइस, आज अपन लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं। फोर्स अगर आपको पता है, पुश और पुल होता था, क्या चीज़ें चेंज होती थी? डायरेक्शन या स्पीड की मैग्नीट्यूड या फिर सर शेप एंड साइज। फिर दो तरीके के फोर्सेस थे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ये सब कुछ चीज़ें अपन ने देखी हुई थी। बैलेंस फोर्स में इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में लगता था तो नेट फोर्स जीरो होता था। अनबैलेंस में नेट फोर्स जीरो नहीं होता था। बैलेंस्ड फोर्स स्ट्रेट वो मोशन चेंज नहीं करता, अनबैलेंस्ड करता था, बट कब तक के? जब तक वो लग रहा है। दोनों जो शेप और साइज चेंज कर लेते थे। बैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेशन चेंज नहीं करता था, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेशन चेंज करता था। बट फिर बाद में वापस एक्सेलरेशन जीरो हो जाता जब हम फोर्स लगाना बंद कर देते उसके ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने फ्रिक्शन वगैरह के बारे में देखा था, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन लगता था। गैलीलियो बाबा ने जो खेल किया था वो देखा था। और न्यूटन ने उसके बाद में जो अपना लॉ दिया था वो क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसका, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज बाय एन अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब अगर मेरा फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मेरा यू और वी कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यू और वी दोनों के जीरो हो सकते हैं या दोनों के कुछ 10 मीटर पर सेकंड हो सकते हैं, बट वो चेंज नहीं होगा। कब तक के? जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता चेंज। ऑब्जेक्ट था आलसी, तो इससे हमने क्या किया था? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था, क्योंकि इट वाज रेजिस्टिंग चेंज। इनर्शिया का मतलब भी वही होता है, चेंज को रेजिस्ट करना। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें एक चीज समझ लीजिए, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करना है तो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर कई सारे हमने ऑब्जर्वेशंस वगैरह देखे थे। फिर मास एंड इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेटा? इनर्शिया, मास अगर बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। मतलब जो ज़्यादा भारी इंसान है उसमें ज़्यादा इनर्शिया है। ये चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने मोमेंटम देखा था। मोमेंटम क्या था? इट वॉज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसका ऐसा यूनिट क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड। बेटा हमने फिर इसका मोमेंटम के बाद में हम लोगों ने सेकेंड लॉ पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट है बेटा। उसका स्टेटमेंट भी हो सकता है स्टेटमेंट एकदम से कनेक्ट ना कर पाओ, बट आपको याद को करना ही पड़ेगा। क्या है सर? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या हो गया सर इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता मेरा? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम चल रहा था। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये मेरे फोर्स से प्रोपोर्शनल ऐसा बोला था मैंने, तो देखिए एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो मेरा एम ए हो जाएगा। तो फोर्स प्रोपोर्शनल है एम ए से। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू के एम ए बनाता है। यहाँ पे के क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, जिसमें के की वैल्यू बाद में मैंने डिक्लेयर कितनी की थी? 1 रहेगी, क्योंकि मैंने यूनिट ऑफ फोर्स ऐसा चूज किया है। तो अगर मुझे बोले कि डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम लोग क्या लेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 1 kg। तो मेरा फाइनली इससे करते करते फोर्स की वैल्यू मैंने फाइनली क्या डिक्लेयर की थी कि सर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है बेटा। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? देखिए मास का कितना ऐसा यूनिट होता है? मास का है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अब न्यूटन बाबा ने बनाया था, खुद का नाम चेपना था, तो भाई ने बोला कि इसको आज से बोलेंगे न्यूटन। ठीक है, चलिए इसका ऐसा यूनिट हो गया। फिर हम लोगों ने इसके अलग अलग चीज़ें देखी थी। उसके पहले हमने देखा था कि सर टाइम बढ़ता है तो एक्सेलरेशन घटता है, और अगर एक्सेलरेशन घटता है तो फोर्स भी घट जाता है। हमने ये देखा था लास्ट टाइम। देखिए प्रोपोर्शनलिटी वाला दिखा देता हूँ आपको। सर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, अगर टाइम घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इसी कारण से जो कराटे वाला बंदा था वो फट से मारता था हाथ। क्यों? से टाइम घट जाए तो एक्सेलरेशन बढ़ जाए, एक्सेलरेशन बढ़ गया तो फोर्स बढ़ जाए। या फिर जब हम लोग कूदते थे तो हम लोग सैंड के ऊपर कूदते थे, या फिर थोड़ा सा जिसमें ये रहता था, स्ट्रेच हो सकता था मटेरियल, उसके ऊपर कूदते थे। क्यों? कि जीरो, हमारा वेलोसिटी जीरो आने का टाइम बढ़ा देता था। टाइम बढ़ा देता तो एक्सेलरेशन घट गया तो फोर्स घट गया। या फिर जब हम लोग कैच पकड़ते थे तो हाथ में पकड़ के बॉल को नीचे खींचते थे, जिससे वेलोसिटी को जीरो लाने का मैं टाइम पीरियड बढ़ा दूँ। टाइम पीरियड बढ़ा दूंगा तो अगेन एक्सेलरेशन घट जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। और उसी लिए हम लोग सीट बेल्ट पहनते थे। क्यों? जब एकदम से एक्सीडेंट हो तो एकदम जीरो ना आए अपन लोग, फिर धीरे से जीरो आए। ठीक है, तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन घटेगा फोर्स घट जाएगा। किसका फोर्स? बट जो स्ट्रेच हुआ बेल्ट लगता है ना, वो इतना जम के फोर्स ना लगाए कि अपनी हड्डियाँ टूट जाए, इसलिए अपन वो चीज़ करते थे। चलिए ठीक है। फिर बेटा ये इंपॉर्टेंट था, हमने सेकेंड लॉ को यूज करके फर्स्ट लॉ को डिराइव किया था। सेकेंड लॉ क्या होता था? फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स क्या हो गया है? एम वी माइनस यू अपॉन टी।
बट फर्स्ट लॉ क्या होता है, फोर्स जीरो होना चाहिए तो ही मैं वेलोसिटी को सेम रहने दूंगा इनिशियल फाइनल। मैंने फोर्स जीरो मान ली तो जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी हो गया बेटा मेरा। ये एम भी इधर गया, टी भी इधर गया, तो जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया। इसका मतलब वी इज इक्वल टू यू हो गया। इसका मतलब क्या होगा, मेरा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरी सेम है। कब तक? ऑब्वियसली जब तक मेरा फोर्स जीरो है। फोर्स रहेगा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरी सेम नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं। सॉरी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैसे बच्चों को बहुत इजीली याद आता है। क्यों बेटा? बच्चे लोगों को ये वाला स्टेटमेंट कई बार उनको जोक्स में सुनाया जाता है या कई जगह पढ़ते हैं। स्टेटमेंट भी ईजी है, इसलिए आपको इतना इशू नहीं आएगा। तो वो करने के पहले मैं आप लोगों को बस समझा देता हूँ क्या होता है। बेटा अगर आप कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो ना, तो वो ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स आपके ऊपर लगाते हैं उसी समय पे। सही है ना? क्या देखिए, अगर आप मान लो आपने स्केट्स पहना हुआ है, ठीक है, देखिए ये अपना ग्राउंड, ये दीवार है, ठीक है, आपने पहनी है स्केट बोर्ड, देखिए स्केट्स पहनी हुई है, और इसके ऊपर आप खड़े हो यहाँ पे, सॉरी उसको भी ऐसे आप खड़े हो, ठीक है, आपने इसको फोर्स लगाया, आपने दीवार को फोर्स लगाया, तो दीवार को अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो स्केट्स मेरे पीछे आना शुरू होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि आपने दीवार पे फोर्स लगाया तो दीवार ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया। समझा क्या चीज़? चलिए अपन और कोई एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस वगैरह का एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं था। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे कैसा स्प्रिंग बैलेंस आता है, जैसा ये, ठीक है, इसका कुछ रीडिंग अभी कुछ जीरो रीडिंग है मान लो। अब एक और मैंने उल्टा स्प्रिंग बैलेंस ऐसा हुक किया और इसको ऐसे लाया और मैं इसको खींच रहा हूँ मेरे साथ। तो बेटा मैं खींच रहा हूँ मतलब यहाँ पे कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, तो यहाँ की रीडिंग मेरी 5 न्यूटन आएगी। तब मैं यहाँ की अगर रीडिंग देखूंगा ना, तो यहाँ की रीडिंग में मेरी 5 न्यूटन आने वाली है। तो ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि वो भी ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाने वाला है 5 न्यूटन का। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे बेटा, बट इक्वल मैग्नीट्यूड के लगेंगे। देखो एक बार स्केट्स वाला मैं समझाता हूँ। आप लोग ऐसा समझ लो कि आपने स्केट्स पहना हुआ है, ठीक है ना, स्केट बोर्ड या स्केट्स जो पहनते हैं, आप कभी पहन के दीवार को धक्का देने की कोशिश कीजिएगा, आप ऑब्वियसली पीछे शिफ्ट हो गए। क्यों बेटा? दीवार, आप जितना फोर्स दीवार पे लगाओगे ना, उतना ही फोर्स दीवार आपके ऊपर लगाएगी। समझा ये चीज़? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले हैं, बस ये है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, जब दो फोर्स, एक ऑब्जेक्ट दूसरे फोर्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है फोर्स का, बस डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। अब एक चीज़ समझो बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, आपने इसके ऊपर लगाया कोई 10 न्यूटन का, तो ये आपके ऊपर कितना लगाएगा? 10 न्यूटन का लगाएगा। तो बेटा ये मत सोचना सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। बेटा कैंसिल आउट नहीं होगा। सर क्यों? बेटा आप ये चीज़ समझिए ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है फोर्स। सर नहीं समझा? चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये थर्ड लॉ को पूरा भूल जाओ। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े थे, मैं यहाँ खड़ा था, आपने 10 न्यूटन का ये लगाया, मैंने 10 न्यूटन का लगाया, तो ये बैलेंस फोर्स हुआ था। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे। अब देखिए, अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े थे, एक और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मैं यहाँ पे खड़ा था, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने 10 न्यूटन का लगाया। फ्रिक्शन को भूल जाइए, फ्रिक्शन नहीं मान के चलते, ठीक है। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? हाँ। क्या ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? हाँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये बैलेंस्ड नहीं है ना। ये मूव करेगा क्या? नहीं। सर क्योंकि ये बैलेंस्ड है ना। देखो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों 10 न्यूटन जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, जबकि ये 10 न्यूटन इसके ऊपर लग रहा है और ये वाला 10 न्यूटन ये वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन कैंसिल कैसे करोगे बेटा? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मैं आपको थर्ड लॉ केस का बता रहा था। क्या कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है आपका और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो जब ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर 10 न्यूटन लगाता है तो ऑब्जेक्ट बी भी ए के ऊपर 10 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड में, बट कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों बेटा? सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी लग रहे हैं, तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करना शुरू करेगा। समझाई थी आप लोगों को? देखो आपको एक और एग्जाम्पल आता हूँ। क्या होता है अपन लोग जब ये बोटिंग वोटिंग करते हैं ना, अपन ने नोटिस किया कि हमको आगे जाता है, हम लोग ऐसा पानी को पीछे फेंकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पानी को पीछे फेंक रहे हो मतलब पानी को पीछे फोर्स लगा रहे हो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने अभी चिल्ला कहता है कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको इक्वल फोर्स लगाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो आपने जितनी ताकत से पीछे किया उतनी ताकत से वो आपको आगे फेंकेगा।
फेंकेगा। समझा आपको? देखिए मेरा फोर्स में भी जो एक्शन था वो पानी पे लगा है, पानी का फोर्स जो कि रिएक्शन था वो बोट पे लग रहा है या मेरे पे लग रहा है। समझिए, समझा ये चीज क्या हुआ है? तो चलिए बेटा, ये अगर आपको समझ में आ गई है तो छोटी मोटी और बातें कर लेते हैं हम लोग, छोड़िए इसको ऐसे ही। देखिए मतलब अगर एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, जो रिएक्शन यानी एक्शन और रिएक्शन का है, तो ये दोनों के दोनों क्या होने वाले? इक्वल होने वाले मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये माइनस मेरे को डालना पड़ेगा। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रही है? कि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब F1 और F2 का क्या रहेगा? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, बस डायरेक्शन अनइक्वल रहेगा। तो मान लीजिए ऐसी दो जो ऑब्जेक्ट्स थी मेरी, ठीक है, ये मास M1 का, ये मास M2 का है। अगर ये F1 फोर्स इसके ऊपर ऐसा लगा रहा है तो ये F2 जो लगा रहा है, दोनों के दोनों इक्वल होने वाले हैं। सिर्फ क्या डिफरेंट रहने वाला है? डायरेक्शन, जो कि रहेगा अपोजिट। देखिए अगर ये मास M1 है तो इसका एक्सेलरेशन A1 होगा, इसका एक्सेलरेशन A2 होगा। अब देखिए मुझे ये तो पता है F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M1 A1, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M2 इंटू A2। अब देखिए बच्चा लोग, मुझे फोर्सेस मास इंटू एक्सेलरेशन पता है ना आपको। देखिए F1 और F2 इक्वल रहेगा, सर F1 इज इक्वल टू F2, बट अपोजिट डायरेक्शन रहेगा इसलिए माइनस। तो देखिए M1 A1 इक्वल्स टू M2 A2 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब बेटा आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। ठीक है, मान लेते हैं M1 की वैल्यू थी 10 kg, M2 की वैल्यू थी मे बी 50 kg, मान लो अभी के लिए। ठीक है, अब A1 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन A2 की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए 10 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50 इंटू A2। देखिए 50 इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू A2, मतलब A2 की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। माइनस से भी बता रहे कि उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, कि ये वाला अगर मेरा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव है, तो मतलब ये डायरेक्शन उसका एक्सीलरेशन है मेरा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझाएगा अच्छा लोग। अब देखिए बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका मास ज़्यादा था या इसका मास ज़्यादा था? सर M2 का मास ज़्यादा था। एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? बेटा माइनस साइन को भूल जाओ, 5 ज़्यादा है या 1 ज़्यादा है? सर 5 ज़्यादा है, मतलब देखिए अब A1 ज़्यादा हो गया। नहीं समझा? चलो वापस एक बार देते हैं, आपको पूरा समझाता हूँ बेटा मैं। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए मुझे ये चीज़ पता है कि F1 और F2 इक्वल होने वाले मेरे, सिर्फ एक नेगेटिव साइन लगने वाली है उनके बीच में। ठीक है, क्यों? अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। तो देखिए F1 अगर M1 इंटू A1 है और F2 M2 इंटू A2 है, तो बेटा देखिए अगर मेरा मास ज़्यादा है M1 का, मान लीजिए ये वाला मास है 100 kg और ये वाला मास मे बी ओनली 5 kg है। ठीक है, अब ये वाला अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मुझे ये वाला एक्सेलरेशन निकालना रहेगा। तो मैं कैलकुलेट करूँगा तो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 इंटू A2, जिससे मेरे A2 की वैल्यू -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो देखिए ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरी? -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो अब मुझे बताइए किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है? जिसका मास ज़्यादा है, जिसका मास कम है? जिसका मास कम है। देखिए ये मास कम था इसीलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा था। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया? अगर मेरा मास बढ़ेगा तो मेरा एक्सेलरेशन घटेगा, अगर मास जिसका कम रहेगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। देखो आप खुद इमेजिन करो ना, एक सूमो फाइटर बड़ा सा हेल्दी सा सूमो फाइटर जिसका मास बहुत ज़्यादा है, वो ऐसा आ रहा था, अब आप आए उसके ऊपर टकराए, ठीक है, आपका मास उससे तो कम ही रहेगा, तो कौन ज़्यादा पीछे जाके गिरेगा? किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा? आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप हल्के फुल्के से थे। वो सूमो फाइटर को शायद से पता भी नहीं चलेगा, उसका एक्सेलरेशन इतना कम रहेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। जो दीवार जो लगी हुई है, आप हो गए मे बी 100 किलो के मान लो, बेटे दीवार जिसके ऊपर पूरा घर है पूरा का पूरा, तो पूरा घर का वेट आ जाएगा, वो तो हज़ारों किलो का रहेगा। अब देखिए इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत कम है। जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा बहुत, जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। इसलिए जब आप दीवार को पुश करते हो दीवार हिलती भी नहीं, उसका एक्सेलरेशन इतना कम रहता है, बट आप धमाक से पीछे जाते हो। समझा ये चीज़? तो बेटा एक बार ये नोट से अपन लोग इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पहले ये चीज़ को ना समझते हैं। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगाता है, मतलब उसे एक्शन बोलते हैं, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स उसके ऊपर लगता है उसी इंस्टेंट पे, जिसे हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट रहता है। अब ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं इसलिए कैंसिल आउट नहीं होते। फिर मैंने बता दिया कि F1 इज इक्वल टू -F2 रहेगा, मतलब क्या है, बस ये निगेटिव साइन हमें क्या बता रही है कि दोनों फोर्सेज हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने डाला तो M1 A1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2 A2, तो बेसिकली अगर M1 ज़्यादा है M2 से
तो A2 ज़्यादा रहेगा A1 से। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। इससे इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है मैथमेटिकली आपको, तो ये चीज़ समझ लो आप लोग कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, और अगर मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो थर्ड लॉ आसान भाषा में क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखेंगे दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर आप इसमें स्ट्रेस क्यों दे रहे हो इतना? बेटा एक आगे क्वेश्चन आने वाला है हमको एनसीईआरटी का, उसमें हम देखेंगे। चलिए अब बेटा इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, क्या क्या एग्जाम्पल्स। बॉय वेयरिंग स्केट्स फेसिंग वॉल पुशेस द वॉल विद हिज हैंड, द बॉय फाइंड्स हिमसेल्फ मूविंग बैकवर्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बॉय ने पुश किया, मतलब उसने एक्शन जो दिया, तो उसके बाद रिएक्शन आया उसी इंस्टेंट पे, वॉल ने उसे पुश किया है। ठीक है, बट बॉल क्यों नहीं मूव हुई? क्योंकि बॉल का मास बहुत ज़्यादा था, तो उसका एक्सेलरेशन में बहुत कम रहेगा। और बॉय का या ऑब्जेक्ट जो भी था, बंदा जो पुश कर था, उसका मास बहुत कम था, बट उसका एक्सेलरेशन उसका आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे MW मतलब मास ऑफ बॉल है, MB मतलब बॉय है, मास ऑफ बॉय, AW मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, और AB मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉय, वैसा है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर दो बंदे लोग भागते भागते आए, फुटबॉल खेलते में टकराते, कई बार होता है दोनों वापस से गिर जाते हैं। क्यों? बेटा दोनों एक जगह फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा गिरने का, जिसका मास कम रहेगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। यही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे दी हुई है। अब थर्ड वाला जो आपको मैं स्प्रिंग बैलेंस का एक्सप्लेन किया था बेटा, जो आप लोगों के स्कूल में करवाते हैं, ये दीवार के ऊपर एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लटकाया हुआ है, ये हुक है उसका, एक और हुक पे स्प्रिंग बैलेंस एक और लगा के मैं इसको खींच रहा हूँ। अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का रीडिंग है तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे भी 15। क्यों? कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। कैसे? एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बेटा आपको पता है हम लोग चलते कैसे? बेटा जब हम लोग चलते हैं आगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करके ज़मीन को पीछे धक्काते हैं, घिसराते हुए चल रहे नहीं, हम लोग जब भी चलते हैं ना, हम लोग ज़मीन को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है बेटा, आपका जो ज़मीन जो है या रोड जो है वो आपके ऊपर रिएक्शन लगाता है। आपने एक्शन किया तो वो रिएक्शन लगाता है, जितने जम के आप उसे पीछे पुश करते हैं उतनी जम के वो आपको आगे पुश करता है। इसलिए एथलीट लोग ना जब स्टार्ट लेते हैं वो बहुत जोर के, जो उनका स्टैंड रहता है उसके ऊपर पुश करते हैं। तो जैसे वो जोर के स्टैंड के ऊपर पुश करते हैं, तो स्टैंड उतनी जोर के उनको आगे पुश करते हैं, तो उनका एक्सेलरेशन अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्योंकि बेटा मेरा रोड का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम रहेगा, इसलिए मूव होते दिखेगा। मेरा मास उसके सामने बहुत कम है, तो इसलिए मेरा एक्सेलरेशन अच्छा खासा दिखना शुरू हो जाता है। अब स्विमर्स, बेटा स्विमर्स क्या करते हैं, ये हम लोग ऐसा फ्रंट स्ट्रोक जो बोल रहा हूँ मैं, हम लोग ऐसा फ्रंट स्ट्रोक करते हैं, तो यहाँ से पानी को पीछे फेंकते हैं हम लोग, ये देखिए, तो पानी हमें आगे फेंकती है। अब पानी जो इतना सारा पानी भरा उसका मास ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन कम रहता है, और हमारा मास कम है तो हमारा एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। सेम चीज़ बोटिंग के साथ मुझे बताइए, बोटिंग में हम ऐसा चप्पू घुमाते हैं, बैक स्ट्रोक मारता हूँ मैं, तो देखो ये ऐसा ऐसा कुछ करता हूँ मैं, मतलब पानी को आगे भेज रहा हूँ मैं, तो पानी मुझे तब पीछे भेजना शुरू कर देती है। ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग जब बंदूक से गोली मारते हैं तब क्या होता है, बंदूक से जब गोली लगती है तो बेटा गोली को हम आगे फोर्स लगाए, इसलिए गोली आगे जाती है, तो उसी कारण से गोली भी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो बंदूक पीछे आती है। इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉइल। क्या बोलते हैं? रिकॉइल। इसलिए आप लोग देखोगे ना, जब भी आप कोई मूवी देखोगे तो सोल्जर्स वगैरह यहाँ पे शोल्डर पे गन रख के मारते हैं। क्यों? वो रिकॉइल होती है तो अपना शोल्डर उसको मैनेज कर लेता है। यही मैं यहाँ पे ऐसा रख के मारूंगा, मेरी आँख फूट जाएगी बेटा, जो पीछे आता है, तो रिकॉइल से बचने के लिए, या आप ऐसी गोली कभी ऐसी मत मारना, कभी आप करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। थोड़ा हम दूर रख के ऐसा हाथ, ये तो स्टेबल करने के लिए पकड़ते हैं, फिर गोली मारते हैं, तो ये सब पीछे आता ही हाथ, ये यहाँ पे आँख के पास रख के आप एम लगाओगे ताकि आँख फूट सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा फिजिक्स लगाओ, एक्शन आगे गया तो रिएक्शन इसका फोर्स पीछे आएगा। अब ऑब्वियसली बुलेट इतना हल्का रहता है गन के सामने, इसलिए बुलेट बहुत आगे तक के जाता है, जबकि हमारा जो ये रिएक्शन जो है गन, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है हमारा। ठीक है, अब यही हम लोग बोट वोट से जब उतरते हैं, कभी आप बोट पे से उतरे होगे, कहीं पे बोटिंग के लिए गए या कुछ भी गए हो, तो आप जब भी उतरते हो तो बोट थोड़ी सी पीछे होती है। क्यों? बेटा आप उसे पीछे पुश करते हो, जब तक आप उसे पीछे पुश नहीं करोगे तो बोट आपको आगे पुश नहीं कर पाएगी और आप आगे नहीं आ पाओगे। अगेन वही, बोट का मास ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा पीछे नहीं जाती, बट आपका मास कम है तो आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो हॉट कहते हैं जेट वेट जो बनते हैं हमारे, जैसे के ऊपर जो आते हैं, या दिवाली में भी आपने देखे क्या होता है बेटा, इनके अंदर जो गैसेस वगैरह जो केमिकल रहता है उसमें आग लगती है, रिएक्ट करता है, तो गैसेस बहुत जम कर छोड़ता है नीचे, तो नीचे फोर्स लगाता है वो, तो जैसे नीचे फोर्स लगा तो उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो देखिए अब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है वो इक्वल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में।
बस डिफरेंस क्या है, जब नीचे फोर्स लगा रहा है, मे बी ज़मीन पर लगा रहा है, उसका मास बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये मूव नहीं हो रहा है, और ये रॉकेट का मेरा मास कम है तो ये एक्सेलरेशन इसका हाई हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप लोगों को ये फायर फाइटर्स वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, फायरमैन जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उनका क्या होता है, वो होस जो रहता है जिसमें पानी निकलता है उसे पकड़ते हैं, जब पानी निकलना शुरू होता है वो थोड़ा पीछे पुश होते हैं बेटा, वो लोग बहुत डिफिकल्ट होता है इतना फास्ट पानी को पकड़ के ऐसा करना। क्यों? कि पानी जो निकल रहा है हम लोग उसको आगे फोर्स दे रहे हैं, मतलब तो वो हमें पीछे पुश करना शुरू करता है, इसलिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है बेटा उसको पकड़ के ऐसे करने में। आप कोशिश करना, गिर जाओगे बेटा आप लोग, समझाइए। अब एक और बेटा, ये थोड़ा स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, आई एम नॉट श्योर ये क्यों आप लोगों को कंफ्यूज करने का डाला जाता है। कि मान लो एक घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी में मैं घोड़े को अगर आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं पीछे फोर्स लगाता हूँ, बट कार्ट जो है वो उसको वापस से इधर खींच लेता है। मतलब देखिए ये रीड करते हैं, इन केस ऑफ, एक सेकंड, इन केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, इट मे सीम दैट हॉर्स अप्लाइज फोर्स ऑन कार्ट, ये हॉर्स कार्ट को खींच रहा है एंड द कार्ट अप्लाइज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑन हॉर्स। मतलब हॉर्स उसको आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, कार्ट उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो घोड़ा हमारा आगे कैसे जा रहा है? बेटा हम लोग गलत एक्शन रिएक्शन सोच रहे हैं। बेटा घोड़ा जमीन पे फोर्स लगाता है, फिर जमीन उसे आगे पुश करती है। देखिए मान लीजिए मेरे को घोड़े की ड्राइंग बनाना तो आएगा नहीं, तो कुछ ऐसा घोड़ा है मेरा, सॉरी, ठीक है, इसके ऊपर एक काट लगा हुआ है, उसके व्हील्स है, तो बेटा ये ना ये इसको पीछे पुश करता है, तभी इसको पीछे पुश किया तो ये इसके ऊपर आगे फोर्स लगा। अब ये घोड़ा मूव होगा तो घोड़े का कार्ट अटैच है, इसलिए कार्ट भी मूव होता है। मतलब बेसिकली घोड़ा कार्ट को नहीं पुल कर रहा है, घोड़ा जमीन को पीछे पुश करता है, तो जमीन उसे आगे पुश करती है, जिस कारण से हमारा कार्ट चिपके 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 आना शुरू हो जाती है। समझा आप लोगों को? तो बेटा दिस वॉज द सेशन फॉर योर थर्ड लॉ। सिंपल सा है लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि बेटा देखिए सिर्फ 11 नहीं, इसके बियॉन्ड भी आपको बहुत सारे आ सकते हैं। आपको ये मैंने 11 रैंडमली चूज करके आपको इसलिए बताया कि ये या तो पेपर में देखे या बुक में देखे मैंने, तो आपका लॉजिक डेवलप हो जाए। ध्यान रखना है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन ढूंढना तो उसका आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा, और देखना जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका एक्सेलरेशन अपने आप कम रहेगा। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसके पहले प्लीज़ जो आपको होमवर्क मिलता है वो अच्छे से कर लीजिएगा। बाय बाय।